हे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो जैसा कि आप जानते हैं आपके एग्ज़ाम आ चुके हैं जेई मेन के, और कुछ दिनों के बाद आपको ये युद्ध लड़ना है जेई जेई वाला थर्ड अटैम्प्ट जो देना है। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद आपको रेस्ट ना लेते हुए 2 दिन के बाद फिर एक और युद्ध लड़ना है, जो कि 27 तारीख से 2 अगस्त के बीच में आपको लड़ना है उसमें। तो इस युद्ध को किस तरीके से लड़ा जाए, इस युद्ध को किस तरीके से एक एफिशिएंट बनाया जाए, किस तरीके से आप आसानी से इस युद्ध को जीत सकें, तो उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। कोई भी युद्ध होता है तो उससे पहले बहुत तैयारी करनी पड़ती है, स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है, प्लानिंग बनानी पड़ती है। और ये जो दिन है, जो 10 दिन है, 15 दिन है, बहुत ही अहम दिन है। अभी तक आप बहुत रिलैक्स थे कल तक, लेकिन जैसे ही आपने ये न्यूज़ सुनी होगी तो एक नर्वसनेस या फिर एक टेंशन का माहौल बन गया होगा, क्योंकि आपको ही पता है 10 दिन 12 दिन बचे हुए हैं और ये बहुत ही क्रूशियल डेज़ हैं। अगर इन दिनों को आपने अच्छे से यूज़ कर लिया तो आपका सिलेक्शन पक्का है, गारंटी। आप एडवांस का एग्ज़ाम दोगे और उसमें बेहतर बेहतर परफॉर्मेंस दोगे आप उसमें। तो इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में देखेंगे कि खाना पीना, सोना, जगना, उठना, किस तरीके से टॉपिक पढ़ना है, किस तरीके नहीं पढ़ना है, सारी बातें जो है इसमें डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आपकी, और इसको ज़रूर देखिएगा एंड तक, और आपको मतलब बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी आपको। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम स्ट्रेटजी जो है हम देखने वाले हैं, किस तरीके से एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। देखो, कोई भी ऑब्वियस सी बात है, रणनीति बहुत ज़रूरी होती है। तो इसी रणनीति को हम शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम जो होगा, हम मान के चल रहे हैं कि 14 डेज़, 13 से 14 डेज़ जो हैं बचे हुए हैं, क्योंकि आज जो है 7-8 जुलाई हो गई है जितने भी, और 20 से या 21 से मोस्ट प्रोबेबली आपका एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक है, तो इसमें 13-14 दिनों में आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके से टॉपिक तैयार करनी चाहिए, या फिर क्या आपको क्वेश्चन देखने चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए, या फिर आपको थ्योरीज़ देखनी चाहिए, या फिर आपको हाफ़ टाइम थ्योरीज़ देखनी चाहिए, या फिर हाफ़ टाइम प्रैक्टिस करनी चाहिए, या फिर आपको दूसरे तरीके से सोचना पड़ेगा कैसे क्या करना चाहिए। तो देखो, मेरा ये सजेशन है आपसे कि जो प्रैक्टिस है, जितनी आपको करनी थी ना, वो कर चुके हैं आप। अब प्रैक्टिस से आपकी बात नहीं बनेगी, क्योंकि थ्योरीज़ जो हैं, अब थ्योरीज़ को पढ़ना शुरू कर दो। सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, पहला काम तो यही है कि सारी थ्योरीज़ को बारीकी से पढ़ो। बारीकी से पढ़ना है, बिल्कुल एक एक चीज़ को, जो आपके टीचर्स ने पढ़ाया है, आपने जहाँ से भी पढ़ी है, आपने नोट्स बनाए हैं, उस नोट्स को बारीकी से पढ़ो और उसके हर पहलू को समझने की कोशिश करो। जैसे वो फिज़िक्स हो, मैथ्स हो, केमिस्ट्री हो, कुछ भी हो, तो पहले थ्योरीज़ पे जाओ। और प्रैक्टिस जो है, प्रैक्टिस में मैं यही कहूँगा, प्रैक्टिस ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस बिल्कुल ही छोड़ दो। जैसे 2-3 घंटे आपके बहुत ज़्यादा हैं प्रैक्टिस के लिए, बाकी आप थ्योरीज़ पढ़िए। ठीक है, अभी थोड़ा खाने पीने पे भी बात करेंगे, सोने जागने पे भी बात करेंगे। तो मैं कहता हूँ 2-3 घंटे भी प्रैक्टिस आप करते हैं बिल्कुल एफिशिएंटली, और 2-3 घंटे आवर्स जो प्रैक्टिस हैं, वो प्रैक्टिस किस तरीके से करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को टाइम दीजिए। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को टाइम देंगे। तो आपको क्या करना है, पहले तो थ्योरी को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है इसमें। अब प्रैक्टिस उतनी नहीं करनी है जितनी आप कर चुके हो, क्योंकि अब प्रैक्टिस करने का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आपको थ्योरीज़ की चीज़ों का नहीं पता होगा। ठीक है, उसको आप अच्छे से देख लें। और हाँ, थ्योरीज़ में एनसीईआरटी को ज़रूर प्रेफरेंस दें, एनसीईआरटी को, क्योंकि एनसीईआरटी में से जो आपने देखा होगा कि जो फर्स्ट और सेकंड अटैम्प्ट हुए थे, उसमें बहुत से ऐसे क्वेश्चन थे जो डायरेक्टली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन थे। तो एनसीईआरटी को और साथ में अपने जो नोट्स हैं, इन पे ज़्यादा फोकस करिएगा। और मैं बता रहा हूँ, अगर ये आप कर लेते हैं तो बहुत 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 सारे क्वेश्चन जो होंगे आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, और प्रैक्टिस का है, सिर्फ प्रैक्टिस में और कुछ छूना ही नहीं है, आपको टच भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को देखेंगे। और वो भी कोशिश करना उस टाइम करना जब आपका एग्ज़ाम का टाइमिंग है, जैसे 9 से 12, या फिर आपका 3 से 6, जो भी एग्ज़ाम टाइमिंग होती है उस दौरान करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस की बात करेंगे, बाकी थ्योरीज़ जो है वो करते रहिएगा। और मैं आपसे यही सजेस्ट करूँगा, जैसे थ्योरीज़ की अगर मैं बात करूँ, तो थ्योरीज़ जो है मॉर्निंग से अगर आप शुरू करें, मॉर्निंग से जैसे किसी को मॉर्निंग में जल्दी जगने की आदत होती है, किसी को रात में लेट तक पढ़ने की आदत होती है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि आप जो दिन में सवेरे उठ के पढ़ेगा वही अच्छा करेगा, जो रात में लेट तक जागेगा वो अच्छा नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। रात में जगने वाले भी अच्छा करते हैं। ठीक, और दिन में जगने वाले भी अच्छा करते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी जो है किस तरीके से हैबिचुअल हो चुकी है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो मैं यही करूँगा, जैसे मॉर्निंग में जब भी आप पढ़ाई शुरू करते हो 8 बजे 9 बजे, तो उसमें जो है आप थ्योरीज़ को पहले पढ़ना।
क्योंकि थ्योरीज जो होती हैं बहुत ही ज़्यादा बोरिंग होती है, आपको ही पता है। लेकिन अभी बोरियत को साइड में करके, आलस को दूर करके आपको पढ़ना ही है, आपको कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, अब युद्ध लड़ना है, युद्ध से पहले तैयारी तो करनी पड़ेगी, और युद्ध में जितनी तकलीफ़ नहीं होती ना, उतनी ज़्यादा तकलीफ़ प्रैक्टिस करते वक्त होती है। प्रैक्टिस करते वक्त होती है, क्योंकि युद्ध में आपको पता होता है या तो मरना है या फिर मारना है, दो ही काम होने हैं, या मरोगे या फिर मारोगे। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मारोगे वहाँ पर, अगर वहाँ पर तुम मारना चाहते हो, तो यहाँ पर तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इतनी बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि वहाँ पर आप आसानी से, आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएँ। ठीक है, तो मॉर्निंग में थ्योरीज़ पढ़ना है आपको, कोशिश करिएगा थ्योरीज़ को मॉर्निंग से पढ़ना शुरू कर दो। जो प्रैक्टिस मैं कहता हूँ प्रीवियस ईयर्स को आप दोपहर में जैसे खाना खाने के लंच के टाइम, लंच के बाद जो आपको थोड़ी सुस्ती सी महसूस होती है, उस सुस्ती के दौरान आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन कर लेने हैं, आफ्टर लंच। ठीक है, लंच के बाद आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन करेंगे। ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लंच के बाद थोड़े आप बहुत ढीले ढाले आलसी हो जाते हैं, थोड़ा नींद आती है। तो नींद को दूर करने के लिए अगर क्वेश्चंस को करेंगे तो शायद आपकी नींद जो होगी वो कुछ देर के लिए शांत हो जाएगी, और एक बार आपने नींद को शांत कर लिया, नींद पर काबू पा लिया, तो फिर आप अपनी थ्योरी पे वापस आ जाएंगे। और जैसा कि मैंने बताया, जितनी थ्योरीज पढ़ोगे, जितनी एनसीईआरटी पढ़ोगे, अभी बेस्ट रहेगा आपके लिए। तीनों सब्जेक्ट के लिए कह रहा हूँ, फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो या फिर मैथ्स हो, पीसीएम, तीनों के लिए बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो थ्योरीज़ को आपको प्रेफर देना है, और आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं जेईई मेन के। और स्पेशली ध्यान रखना, जो फैब में और मार्च में आए हैं, मार्च में जो आए हैं और वो जो फैब में आए हैं, दोनों को अच्छे से देख कर जाना, क्योंकि दोनों के जो पेपर पैटर्न था, जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ थी, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस का बहुत यूज़ किया गया था, और जो भी शिफ्ट में क्वेश्चंस हो रहे थे, एक ही तरीके से क्वेश्चंस आ रहे थे सारे। कोई ऐसा नहीं है कुछ चेंज करके दे रहे, हाँ क्वेश्चन चेंज था, ऐसा नहीं था, लेकिन कंसेप्ट जो थे वो सेम लग रहे थे। तो इसीलिए आपके जो मार्च और फेब का पेपर ज़रूर देख कर जाना, अगर आपको मिले तो बहुत अच्छी बात होगी आपके लिए। ठीक है, ये थ्योरीज़ और एनसीईआरटी की मैंने बात कर ली। अब बात करते हैं बच्चों, जैसे अब आपको जैसे रात में पढ़ना होता है, रात में पढ़ोगे तो कितना पढ़ना है, कितना कितना सोना है, ये तो आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं कितने बजे सोऊंगा, कितने बजे उठूंगा। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, हर बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट करती है। किसी को आदत होती है कि रात में लेट तक जागने की, किसी की आदत होती है सवेरे जल्दी उठने की और रात में जल्दी सोने की, तो वो आपके ऊपर है। लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर आप 6 घंटे की नींद लेते हैं, 6 आवर स्लीप लेते हैं, तो इसको थोड़ा कम करना पड़ेगा। हो सकता है कुछ यहाँ पर 8-10 घंटे सोने वाले भी होंगे, ऐसा नहीं है कि 8-10 घंटे सोने वाले नहीं होंगे, क्योंकि अब आप फ्री थे तो अब 8-10-12 घंटे भी चले गए होंगे तो ज़्यादा शॉकिंग बात नहीं होगी। ठीक है, तो 6 घंटे अगर मैं एक एवरेज लेके चल रहा हूँ, अगर कोई 6 घंटे भी सोता है तो उसको आप रिड्यूस करके 5 घंटे भी कर सकते हैं, 5 आवर कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अगर यहाँ से 5 घंटे आप कर देते हैं तो आपको काफ़ी मतलब टाइम मिल जाएगा और भी चीज़ें करने का। ठीक है, तो खान पान पे ध्यान थोड़ा अपना देते रहिएगा, थोड़ा फ्रूट्स वगैरह, पानी लेकर बैठिए थोड़ा, ये सब तो नॉर्मल चीज़ें हैं। ये पानी लेकर बैठो, साथ साथ खाते पीते रहो, साथ साथ ये करते रहो, वो करते रहो। ठीक है, और 1.5 घंटे से ज़्यादा पढ़ो मत, ये तो सारी देखो सभी जानते हैं आप लोग के। माइंड जो होता है इतना एफिशिएंट नहीं होता कि लगातार 4-5 घंटे एक साथ पढ़ ले। तो ब्रेक्स लेके पढ़ो, 1.5 आवर का बना लो। जैसे पहला जो होता है सवेरे मॉर्निंग से पढ़ोगे तो उसमें थोड़ा 2-2.5 घंटे का बना लो, क्योंकि मॉर्निंग में आपका दिमाग बिल्कुल फ्रेश होता है। तो पहला जो है 2-2.5 घंटे के बाद लो, उसके बाद जो ब्रेक्स लोगे 1.5 आवर या फिर 1 घंटे के बाद आप 15 मिनट का ब्रेक लो। ऐसा नहीं है कि 15 मिनट 1 घंटा पढ़ लिया और उसके बाद एक ब्रेक लिया और वो ब्रेक शाम तक ब्रेक ही चल रहा है आपका, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत ईमानदारी से पढ़ना है, बहुत शिद्दत से पढ़ना है, और बिल्कुल जान लगा के पढ़ना है। और गारंटीड अगर जान लगाते हो 15 दिनों में तो ज़रूर आपका ज़रूर आपको फल मिलेगा इसका। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं आपको फॉलो करनी है। बाकी जो मेन काम है वो उस पर आ जाता हूँ मैं। मेन काम है कि सब्जेक्ट वाइज जैसे है, जैसे फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, तो ऑब्वियसली मैं केमिस्ट्री की बात करूँगा, तो मैथ्स को उससे रिलेट कर लेना आप किस तरीके से करना है। जैसे केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री में आपके पास 3 सब्जेक्ट होंगे। एक होगा ऑर्गेनिक, दूसरा होगा इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक और तीसरा जो होगा फिज़िकल। अब इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे कि जो आपको 14 दिनों में या फिर 15 दिनों में जो अच्छे से करके जाने हैं। ठीक है, अब देखो एक चीज़ है कि अगर आपने कोई टॉपिक नहीं किया, टॉपिक जो नहीं किया है, अनप्रिपेयर्ड टॉपिक छोड़ दो उसको। अनप्रिपेयर्ड प्रिपेयर्ड टॉपिक टॉपिक लीव कर दो, छोड़ दो, लीव कर दो। ठीक है, छोड़ दो, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। आप
आपके टेंशन होगी, फ्रस्ट्रेशन होगी, कुछ सब कुछ यही होगा, ठीक है। अगर आपने पढ़ रखा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखा तो मैं कहता हूँ कितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो छोड़ दो उसको, मत करो। उस एक टॉपिक के चक्कर में आपके बहुत सारे टॉपिक ख़राब हो सकते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं फिज़िकल की। देखो फिज़िकल में मोस्टली बच्चे कर ही जाते हैं फिज़िकल, क्योंकि न्यूमेरिकल बेस्ड आते हैं इसमें क्वेश्चन, न्यूमेरिकल बेस्ड आएंगे, बिल्कुल सही बात है। और सारे जो क्वेश्चंस होते हैं फॉर्मूले बेस्ड होते हैं, फॉर्मूले बेस्ड होते हैं। तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें सिंपल ये करना है कि आपको जितने भी फॉर्मूले होते हैं, जितने भी फॉर्मूले हैं, और सबको याद करना है, बिल्कुल घोंट जाओ, बिल्कुल जैसे मिलाते हैं ना, बिल्कुल काढ़ा बना के बिल्कुल पी जाते हो, उसी तरीके से सारे फॉर्मूलों को पी जाना, बिल्कुल एक टिप्स पे होने चाहिए। मतलब क्वेश्चन देखा नहीं कि आपको फॉर्मूले पहला आपका आ गया आपकी कॉपी पे, ठीक है। तो जैसे फॉर्मूले आपके बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे काइनेटिक्स है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, तो थर्मो के भी आपको फॉर्मूले हैं, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, वो भी देखने हैं। फिर आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, उसमें बहुत ज़्यादा फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो इन सभी ये जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आसान भी है, सबसे अच्छी चीज़ है, ठीक है। और जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अलावा और मैं बात करूँ तो सरफेस केमिस्ट्री में जैसे लैंगम्यूर पढ़ते हो, फ्रेंडलिच पढ़ते हो, उसमें फॉर्मूले दो तीन ही फॉर्मूले बनते हैं आपके लेवल के, ठीक है। बाकी वो थ्योरेटिकल है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर इन तीनों में से जो मैंने करवाया है, लिखवाया, काइनेटिक्स, थर्मो, इलेक्ट्रो, अगर ये टॉपिक आपने कर रखे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं कर रखे हैं तो भले ये छोड़ देना, लेकिन सरफेस का बिल्कुल मत छोड़ना बच्चों, क्योंकि इसमें से इजी क्वेश्चन बनेगा, बहुत ज़्यादा इजी बनेगा, और साथ में आपको वो आता होगा 101%, अगर आपने एक बार भी पढ़ रखा है तो सरफेस। तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है सरफेस वाला, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन आना तय है इसमें, और बहुत आसान क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये है, चाहे इक्विलिब्रियम का हुआ, इक्विलिब्रियम भी आप कर सकते हो, इक्विलिब्रियम भी कर सकते हो आप। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जैसे आप क्वेश्चन आना बिल्कुल तय ही तय है, ठीक है। मोल कंसेप्ट पे आप जा सकते हो, ठीक है। जितने भी मोल कंसेप्ट में जितने फॉर्मूले लग रहे हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो सारे आपको करने हैं, लिमिटिंग रिएजेंट पे बेस्ड हो, चाहे किसी पर भी बेस्ड हो, तो ये सारे करने हैं आपको, ठीक है। बाकी सॉलिड स्टेट बहुत आसान है, सॉलिड स्टेट के फॉर्मूले आपको करना आसान भी है, और सॉलिड स्टेट पे क्वेश्चन भी बहुत आसान आता है। उसमें किस तरीके से डेंसिटी पर क्वेश्चन आ जाएगा, किस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें पूछ लेंगे। तो आसान चैप्टरों को तो सबसे पहले अच्छे से करके जाना है आपको, ठीक है। सरफेस हुआ, चाहे सॉलिड हुआ, चाहे काइनेटिक्स, इलेक्ट्रो, ये सब आसान। थर्मोडायनेमिक्स में मैं मान सकता हूँ कि थोड़ा थोड़ा लेंदी चैप्टर है, और थोड़ी दिक्कत हो सकती है थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है। इक्विलिब्रियम है, थोड़ा मतलब कंफ्यूजिंग रहता है, लेकिन पर ठीक है, काफ़ी मतलब कुछ के लिए होता है, लेकिन ऑलमोस्ट हो जाता है ये सारे टॉपिक्स, ठीक है। तो जितने भी फॉर्मूले हैं, सबसे पहला काम तो ये करना है कि फॉर्मूले को घोंट जाओ। फिज़िकल की बात कर रहा हूँ, तो फिज़िकल यहाँ से आपका हो जाएगा। बाकी प्रैक्टिस वगैरह करोगे प्रीवियस ईयर्स का, तो आपको आइडिया भी मिल जाएगा कि कौन से टॉपिक जो हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो इस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद अगर मैं इनऑर्गेनिक की बात करूँ, तो इनऑर्गेनिक में मैं आपको बता रहा हूँ कि पीरियोडिक टेबल, ठीक है, कोऑर्डिनेशन, और आपका एक और कौन सा है, केमिकल बॉन्डिंग। ये 3 टॉपिक तो है ना, मतलब इतनी बारीकी से पढ़ना कि मतलब एक भी कोई बेसिक क्वेश्चन भी पूछा ना, तो आप कर पाओगे उसका, ठीक है। मतलब करना है ये, मतलब 3 जो चैप्टर हैं इनऑर्गेनिक के, इसमें से क्वेश्चन आना 101% तय है। और इसको बहुत बहुत आसान है, क्योंकि इसमें क्या है, कंसेप्चुअल चीज़ें हैं। बाकी थोड़ा आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है, क्योंकि जैसे ब्लॉक केमिस्ट्री है आपकी, पूरी ब्लॉक केमिस्ट्री जो है वो एक तरीके से क्या है, समंदर है। इसमें डुबकी लगाना तभी लगाना जब आपकी तालाब में अच्छी प्रैक्टिस हो, मतलब कि आपने पहले से पढ़ रखा होगा, तभी इन चैप्टर्स को दोहराना, ब्लॉक केमिस्ट्री को, ठीक है। और मैं तो यूँ कहता हूँ कि एनसीईआरटी पढ़ जाना यार इसके लिए, बस एनसीईआरटी। अगर आपको ब्लॉक केमिस्ट्री अगर यूँ लगता है ना कि आपने पहले पढ़ रखी है और मुश्किल लगती हो, तो एनसीईआरटी बिल्कुल घोंट जाना इसको, बहुत बढ़िया चीज़ें लिखी हुई है एनसीईआरटी में, और उसी में से मोस्ट प्रोबेबली आने के चांसेस भी रहते हैं, ठीक है। आएगा नहीं आएगा वो नहीं पता, लेकिन बहुत से ऐसे क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिए हैं आपके जेईई मेन के एग्ज़ाम में, यूँ का यूँ, पिछले पेपर्स के बेस पे बता रहा हूँ मैं आपको। तो एनसीईआरटी को अच्छे से कर जाना। अब ऑर्गेनिक की अगर मैं बात करूँ, तो ऑर्गेनिक जो है बच्चों को बड़ा परेशान करती है, बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो ऑर्गेनिक में आपको क्या करना है, सिंपल चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट चैप्टर, जैसे मैं बताता हूँ इसमें। जैसे बायोमोलिक्यूल है, ठीक है। बायोमोलिक्यूल बड़ा आसान चैप्टर है, ठीक है। बहुत बहुत आसान चैप्टर है, अगर आप करोगे तो बहुत आसानी से आप कर सकते हो इसको, ठीक है। ये आसान चैप्टर के बारे में बता रहा हूँ। बाकी जीओसी जो है, जीओसी
जीओसी पूरी 1 and 2 दोनों, 1 and 2 दोनों जीओसी, जिसमें आप सारे इंटरमीडिएट्स पढ़ते हो, टोटोमेरिज्म पढ़ते हो बाकी, और बाकी आपका प्लस आई, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन और आपका मीजोमेरिक इफेक्ट, ये सारी चीज़ें पढ़ते हो। तो जीओसी अगर आपकी अच्छी है तो मुझे नहीं लगता बाकी चीज़ों में आपको दिक्कत होने वाली है। रिएक्शन मैकेनिज्म में से क्वेश्चन आना बिल्कुल 100% तय है। एक तो बड़ा चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, और आसान, अगर आपने पढ़ रखा है तो आसान भी होगा, ठीक है। तो इसमें अगर आपने ऑर्गेनिक में जीओसी पर फोकस करना, जीओसी पर फोकस करना, क्योंकि अगर जीओसी नहीं आती है तो ऑब्वियस सी बात है आपको नहीं आता। और आपको अगर इसमें दिक्कत है ना, इसमें किसी में भी एक में भी दिक्कत है, आप बेशक छोड़ सकते हो, बेशक छोड़ देना, मैं तो यही कहूँगा। क्योंकि अगर नहीं पढ़ी हैं आपने पहले से चीज़ें तो फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं है, बाकी चैप्टर पर ध्यान देना। तो फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, केमिस्ट्री में और 2 सब्जेक्ट हैं वो ध्यान दे लेना, ठीक है। अच्छा, ये तो है, बाकी रिएजेंट्स वगैरह भी हैं वो भी इसी के अंदर आ जाते हैं। तो मेन जो रहेगा ना आपका, स्टीरियो केमिस्ट्री आसान है, स्टीरियो केमिस्ट्री क्वेश्चन आएगा इसमें से, ठीक है। तो ईजी है, ईजी है ना, बहुत ज़्यादा ईजी है। तो इस पे आपको ध्यान देना है, स्टीरियो केमिस्ट्री पे आसानी से कर भी लेते हो और क्वेश्चन भी आता है। अच्छा, एक रहता है आपका एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जो यूँ समझ लो एक ट्रेंड सा बन गया है बच्चों, ट्रेंड बन गया एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का, कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में से क्वेश्चन, और 2 शिफ्ट हुए हैं आपके, जो सॉरी 2 शिफ्ट नहीं, आपके फेब में और मार्च में टोटल मिला के 6 शिफ्ट हुए हैं, 3-3 करके, मतलब 3, 6 और 3, 9, 2 4 सॉरी 6 शिफ्ट हुए हैं एक दिन में। तो बाकी 3 दिन आपके एग्ज़ाम रहते हैं इस तरीके से। और नेक्स्ट में भी क्या रहता है, नेक्स्ट में भी आपके टोटल 12 शिफ्ट हो गए। तो 12 शिफ्ट में समझ लो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का मोस्ट ऑफ द, यूँ नहीं कह रहा मैं सभी में आया था, लेकिन मोस्ट ऑफ द आपके शिफ्ट्स में एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में से आया था। आसान चैप्टर है, रटने वाला है, तो घोट जाना इसको, ऑर्गेनिक में नंबर देकर जाएगी, ठीक है। एक आपका आता है कि प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से क्वेश्चन आता है, किस तरीके से आपके मतलब कौन से फंक्शनल ग्रुप के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, तो टेस्ट वाले सारे याद करने वाले। तो जिसको ऑर्गेनिक में इसमें दिक्कत होती है ना कंसेप्चुअल में, तो वो इन सारे टॉपिक्स पे निर्भर कर सकता है, रिलाई कर सकता है, ठीक है। इनऑर्गेनिक में एक और जो टॉपिक है मेटलर्जी का बच्चों, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जितने भी ओर्स हैं ना, ओर्स वाले क्वेश्चन मोस्टली पूछे गए हैं। ओर्स वाले क्वेश्चन को तो बस यूँ समझ लो कि काढ़ा बना के इसका पी जाना, क्योंकि ओर्स वाले क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में आते हैं आपके, और सभी में आ रहे हैं, सभी में। मैं कह रहा हूँ कि सभी, पहले फरवरी में तो यूँ समझ लो 6 शिफ्ट हुए थे, 6 के 6 में ओर्स के क्वेश्चन आए थे। तो इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से करके जाना है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक का ही बता दिया आपको, ऑर्गेनिक में किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से तैयारी करनी है। इनऑर्गेनिक है, फिजिकल है, ठीक है। ऑर्गेनिक में नोट्स सभी पे, नोट्स पे ही ध्यान देना, नोट्स पे और अपनी एनसीईआरटी पे। ऑर्गेनिक के लिए मैं कहूँगा कि एनसीईआरटी पे मत जाना, ऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी बेशक मत करना, ठीक है। बस एनसीईआरटी करनी है तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के लिए कर लेना, एनवायरमेंटल से। और आपका बायोमोलिक्यूल भी ठीक दिया हुआ है, बायोमोलिक्यूल भी ठीक दिया हुआ है। बाकी बाकी जितनी भी चीज़ें हैं आप बेशक मत करना एनसीईआरटी से, कोई फ़ायदा नहीं है। इनऑर्गेनिक को एनसीईआरटी से करना, इनऑर्गेनिक को एनसीईआरटी से करना। फिजिकल को भी कर लेना बेशक से, फिजिकल को भी कर लेना, न्यूमेरिकल सारे लगा लेना, प्रैक्टिस। खैर प्रैक्टिस न्यूमेरिकल तो आप कम ही, आप कोशिश कम ही करना कि प्रैक्टिस पे ध्यान दो, प्रीवियस ईयर्स पे कर लेना, ठीक है। इस तरीके से आपको करना। बाकी आप फिज़िक्स हैं, मैथ्स हैं, किस तरीके से उसकी तैयारी करनी है तो आप इम्पॉर्टेंट वाइज कर सकते हो। जो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पहले कर लेना, पहले कर लेना, फर्स्ट कर लेना। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे अब दिन कम रहते जाएंगे ना, जैसे 15 तारीख 17 तारीख तक आप और ज़्यादा नर्वस होते जाओगे। और अगर आपने पहले कम इम्पॉर्टेंट टॉपिक से शुरू किया, जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा, एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं कि नहीं है कुछ पता नहीं है, अगर उनको पहले निपटाने की कोशिश की तो बाद में इंपॉर्टेंट टॉपिक रह जाएंगे, और वो ज़्यादा नर्वसनेस में फिर वो उतनी एफिशिएंसी से हो नहीं पाएगा। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक को पहले ख़त्म करना, ठीक है। उसके बाद जो होगा, आपको लगता है कि आता है कि नहीं आता है, तो उस हिसाब से आप देख लेना। बाकी प्रीवियस ईयर्स पे ध्यान देना, प्रीवियस ईयर्स पे ध्यान देना, ठीक है। प्रीवियस ईयर्स पे ध्यान देना। और फिज़िक्स में भी जैसे रहता है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं, तो उस पर भी आप अच्छा खासा देख सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। बाकी देखो, ईमानदारी से अगर पढ़ाई करोगे, ईमानदारी से थोड़ा सोना कम कर दो, मैं बता रहा हूँ। सोओगे तो ज़्यादा आपको आलस आएगा, आलस आएगा तो दिमाग उतनी तरीके से काम अच्छे से करेगा नहीं, ठीक है। खाने पीने पे थोड़ा ध्यान दो, खाने थोड़ा हैवी खाना कम खाओ, फ्रूट्स पे ज़्यादा निर्भर रहो, दूध ज़्यादा पियो, ठीक है। इन सब चीज़ों में रोटी वोटी थोड़ी हल्की खाओ, 1-2 कम ही खाओ, ताकि थोड़ा आलस से दूर रहो, ठीक है। बाकी सोना, खाना पीना, यही सब आप थोड़ा मेंटेन कर लो। ईमानदारी से 15 दिन पढ़ाई कर लो, जैसा मैंने बताया वैसा कर लो। मैं ये तो नहीं कहता कि आपका गारंटीड
गारंटीड हो जाएगा, लेकिन मैं इतनी ज़रूर आपको एश्योरेंस देता हूँ कि पहले जो आपने टेस्ट दिए होंगे ना, उनसे आप बेहतर परफॉर्म कर पाओगे इस वाले टेस्ट में, अगर आप ये चीज़ें फॉलो करते हो तो। ठीक है, तो आपसे यही है कि आप करते रहिए, मेहनत करते रहिए। अब एक युद्ध ही है एक तरीके से, युद्ध को आपको लड़ना है, आपको अपने तरीके से लड़ना है। और युद्ध में ध्यान रखना, या तो मारे जाओगे या फिर मार कर आओगे। ठीक है, अगर मारे जाओगे तो यूँ समझ लो आपकी प्रैक्टिस में कमी है, अगर मार कर आओगे तो समझ लेना आपने प्रैक्टिस ज़ोरदार की है। अगर प्रैक्टिस ज़ोरदार की है ना, तो सामने कुछ भी आ जाए, कोई भी आ जाए, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो योद्धा की तरह लड़ना, बिल्कुल हारना भी तो बिल्कुल ये समझ लो कुछ करके हारना, ऐसा नहीं कि गए और ऐसे पसर गए वहाँ पे जाके, नहीं यार हमसे तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो बिल्कुल एक योद्धा की तरह जाना है। भले ही कुछ क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन आपको तैयारी पूरी करके जानी है, आपको प्रैक्टिस पूरी करके जानी है। ठीक है, असली योद्धा वो नहीं होता जो मार कर आता है, असली योद्धा वो होता है जो अंत तक लड़ता है, भले ही वो हार जाए लेकिन अंत तक लड़ता है, कभी हार नहीं मानता। ठीक है, तो आपको भी वही योद्धा बनना है। ठीक है, तो चलिए, ये वीडियो जो है, और अपने जितने भी जेई मेन के अभी पेपर देने वाले हैं, एग्ज़ाम देने वाले हैं, सभी को भेजिएगा, उनको बहुत इफ़ेक्टिव हो सकता है। और आप भी जो चीज़ें बताई हैं उसको ज़रा समझिएगा और ज़रा अप्लाई करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और कुछ नई चीज़ें अगर मेरे को मिलती हैं कि आपको जेई मेन के लिए आपको इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो मैं ज़रूर बताऊँगा आपके लिए। ठीक है, चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। ख्याल रखिए, खाते रहिए, पीते रहिए, थोड़ा सोना कम कर दीजिए और पढ़ाई करते रहिए।